जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अतिक्रमण का सीमांकन करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ा भारी विरोध का सामना। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर जताई आपत्ति। प्रशासनिक अधिकारी बोले सोमवार को हर हाल में तोड़ा जाएगा अतिक्रमण। इंदौर से बालाघाट लौटते समय हुए बस हादसे में घायल दूसरे श्रद्धालुओं की उपचार के दौरान हुई मौत। घायलों और मृतक के परिजनों को अब तक सहायता राशि न मिलने पर परिजनों ने जताई नाराजगी। सूदखोरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस की 6 टीमों ने शुक्रवार अलसुबह भरवेली क्षेत्र में दी दबिश। 5 लोगों के खिलाफ 151 के तहत मामला दर्ज। भारी हंगामे के बीच केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का 1 वर्ष का बढ़ाया गया कार्यकाल। दवा विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। तीन माह से लापता व्यक्ति का कंकाल जलगांव डैम से बरामद। आत्महत्या या हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बढ़ रहे यातायात के दबाव को रोकने के मकसद से बनाई गई हाईवे चौकी के श्री गणेश में बल की कमी बनी बाधा। 2.5 साल पहले बनकर तैयार हुआ है यह भवन। लगभग 3 दिन पहले नगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस महकमे के द्वारा गोंदिया रोड पर की गई अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई पर दुकान संचालकों ने सवाल खड़े किए थे। इस दौरान उत्कृष्ट विद्यालय के सामने पूर्व सांसद स्वर्गीय भोलाराम पारदी के नाम पर लगे सूचना बोर्ड को भी अतिक्रमण के दायरे में आने के कारण जेसीबी मशीन से गिराया गया था, जिसके बाद इसको लेकर कई जगह से विरोध के सुर भी उठे थे। शुक्रवार को नगरपालिका के द्वारा भोलाराम पारदी भवन बोर्ड को उसी स्थान पर यथास्थिति में लगा दिया गया। आपको बताया कि बोर्ड को हटाने के विरोध में स्वजातीय अधिवक्ताओं ने तहसीलदार नितिन चौधरी और नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ आरएल राहंगडाले से बोर्ड को दोबारा यथास्थान और यथास्थिति में लगाने की मांग की थी। 2 दिन बाद शुक्रवार को नगरपालिका के अमले ने बोर्ड को उसी स्थान पर लगा दिया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर नगरपालिका सवालों के घेरे में है। दरअसल नगरपालिका के अधिकारी बोर्ड के अतिक्रमण के दायरे में होने या न होने को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे थे, लेकिन बोर्ड को दोबारा उसी स्थान पर लगाने के बाद यह साफ हो गया है कि बोर्ड अतिक्रमण के दायरे में नहीं था, लेकिन आम लोग इसे दबाव के चलते की गई कार्रवाई बता रहे। दरअसल इस बोर्ड की तरह अन्य निर्माण भी अतिक्रमण में आए थे, जिन्हें जेसीबी से धराशायी किया गया था। बोर्ड लगने के बाद लोगों ने तहसीलदार और नगरपालिका का धन्यवाद दिया है। कभी क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा तो कभी अवैध शराब की खरीद फरोख्त पर जारी पुलिस की कार्रवाई अब सूदखोरी पर आ गई। सूदखोरी को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने 13 जनवरी शुक्रवार को भरवेली क्षेत्र के अलग अलग 6 घरों में दबिश देकर पूछताछ की कार्रवाई की। सुबह सुबह पुलिस बल को देखकर सूदखोर हैरान रह गए। पूछताछ के दौरान विवाद करने पर इन लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंग मिश्रा के नेतृत्व में भरवेली थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, ग्रामीण थाना नवेगांव से उप निरीक्षक सहित पुलिस की 6 टीमों ने भरवेली, हीरापुर और आंवलाझरी में 6 घरों में दबिश दी। आपको बता दें कि जिले के भरवेली क्षेत्र में लंबे समय से सूदखोरों के द्वारा लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए नियम के विरुद्ध तरीके से अधिक ब्याज पर पैसे दिए जाते हैं, जिसे लेकर जिला पुलिस ने दिसंबर माह में ही भरवेली क्षेत्र में कार्रवाई की थी। खबर है कि सूदखोरों के द्वारा 15 से 25% तक ब्याज में पैसे दिए जाते थे। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने शुक्रवार को भरवेली निवासी करण सिल्लारे, रंजीत ढौरे, रंजीत सर्वहारी, हीरापुर निवासी धर्मेंद्र ब्रह्मे, आंवलाझरी निवासी पूर्व सरपंच अभिषेक बनोटे और दिलीप उपवंशी के घर पहुंचकर सूदखोरी के संबंध में पूछताछ की। लेकिन इस दौरान इनके द्वारा कार्रवाई का विरोध करते हुए विवाद करने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत वैधानिक कार्रवाई कर सभी को हिरासत में लिया है।
पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए हीरापुर निवासी धर्मेंद्र ब्रह्मे के घर सूदखोरी से संबंधित लाइसेंस और दस्तावेजी की तलाशी के दौरान 2 तलवारें भी बरामद की गई, जिसके बाद धर्मेंद्र ब्रह्मे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और दोनों तलवारों को जब्त किया गया। हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के पास सूदखोरी का लाइसेंस नहीं मिला। आंवलाझारी में रहने वाले अभिषेक बनूटे के घर से एक लाइसेंस मिला है, लेकिन वह उसकी पत्नी के नाम पर है। नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल मिश्रा ने बताया कि पुलिस फिलहाल सूदखोरी के संबंध में जब्त किए गए दस्तावेज खंगाल रही है। साथ ही सूदखोरों के द्वारा जिन लोगों को ब्याज पर रकम दी गई है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी रिक्शा में लेकर सभी लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभिषेक बनूटे की पत्नी निर्मला के नाम जब्त लाइसेंस को निरस्तीकरण को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सूदखोरी के शिकार कई लोग जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर आ चुके हैं। इसके अलावा पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा शुक्रवार को आयोजित 9 वर्ष मिलन समारोह एवं वृद्धजनों महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम काफी हंगामेदार रहा, जहां दवा विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर हुई चर्चा के साथ साथ संगठन के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। जहां चुनाव को लेकर शुरू हुई चर्चा में तत्काल ही चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। जहां भटेरा चौकी स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में बाहर से आए एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इसी हंगामे के बीच केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर कुछ पदाधिकारी व दवा विक्रेता नाराज हो गए और उन्होंने एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा मचाया। आखिरकार एसोसिएशन ने तय किया कि संगठन के चुनाव 1 वर्ष बाद दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे। जहां चुनाव को लेकर लंबे समय तक चले भारी हंगामे के बाद कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग जनों और महिलाओं का एसोसिएशन पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान किया गया। अभी चुनाव करा लो। क्या 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा? होने के साथ और अगले वर्ष अपना चुनाव जो भी आपकी व्यवस्था है हाथ उठाकर करवाना हो या गुप्त मतदान की प्रक्रिया से करवाना हो, मेरा ऐसा निवेदन है, यदि आप सहमत हो तो कृपया हाथ खड़ा कर दीजिए। 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल अगले वर्ष तक के लिए बढ़ा दीजिए, ताकि आपसी विवाद ना हो और गुप्त मतदान की प्रक्रिया आप विरोध भी आवश्यक है। और विरोधियों को मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था, विरोधी तो दर्पण होता है, उससे हमारी कार्यशैली में निखार होता है। और मेरा सुरेश जी से निवेदन है, और जितने भी काम किए कहीं सुरेश सोनी का नाम नहीं है, सिर्फ बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का नाम है। उसके बाद भी इन लोग को तकलीफ है क्योंकि इनको गलत काम करने नहीं मिलता। अच्छा, जैसे कि आपके जो बाहर से मेंबर आए थे उन्होंने अब 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो क्या अगली बार अब चुनाव होंगे? बिल्कुल चुनाव होंगे ना, कोई डर थोड़ी ना चुनाव होगा, तो कल भी आज भी हो सकता है, आज भी करा सकते हैं, हमको उससे कोई डर नहीं। जान लोगों का कोई लेना देना नहीं, हमारे व्यापारी अलग है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी, तो डेट समझ में आ जाती है किसके कब चुनाव। बालाघाट में कितने सालों से चुनाव नहीं हुआ? अभी 18 में हुए थे। 18 में चुनाव हुए, तो उसके बाद से अभी क्या प्रक्रिया है? 2 साल कोरोना में चले गए। जी जी, तो अभी 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल बढ़ाने का था और कुछ थोड़ी था। अच्छा, चुनाव की क्या प्रक्रिया रहती है अपनी एसोसिएशन? पूरे रिटेलर आते हैं, अपने वोट देते हैं, जाते हैं। अच्छा, वोटिंग पहले हाथ उठा के भी होते थे, और जो अभी लोग चिल्ला रहे हैं वो खुद उन्हें हाथ उठा के अपना खुद ही करवा के किए 2 बार। अच्छा, जो लोग नाराज हैं, आप 1 साल के लिए एक बार फिर अध्यक्ष बन गए हैं, जो लोग नाराज हैं उनको कैसे लेके चलेंगे? कितने लोग उनको कैसे लेके चलेंगे? कितने लोग हैं? जो भी हो, 1 में 2 में सब साथ में लेके होलसेलर हैं और कोई नहीं, रिटेलर एक भी नहीं। गांव की सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली और आपसी भाईचारे के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्म पंचायत लालबरा के ग्राम छतेरा में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसके पहले दिन शुक्रवार को श्री राम नवयुवक सेवा समिति छतेरा के द्वारा समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई।
ग्राम छतेरा से निकाली गई इस चुनरी यात्रा में ग्रामीण भक्तों के द्वारा 999 फीट लंबी चुनरी मां कालीपाट मंदिर पहुंचकर माता को भेंट की गई, जहां समस्त ग्रामीणों ने गांव की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। तो वहीं मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन कर प्रथम दिन आयोजित कार्यक्रम का समापन किया गया। दूसरे दिन शनिवार को ग्राम छतेरा में मकर संक्रांति के अवसर पर जिला मुख्यालय में दिनों दिन बढ़ते यातायात के दबाव और शहर के हाईवे मार्ग से भारी वाहनों के एंट्री और चेकिंग में सुगमता लाने के लिए करीब 2.5 साल पहले वैनगंगा पुल के पास हाईवे चौकी बनाई गई थी, लेकिन ये चौकी जिले में पुलिस बल की कमी के कारण शुरू नहीं हो पाई। पिछले साल अक्टूबर महीने में पुलिस विभाग की बिल्डिंग हैंडओवर होते ही इसमें रंग रोपण कार्य किया गया, लेकिन अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। दरअसल रोजाना शहर में दर्जनों भारी वाहनों की एंट्री और एग्जिट होती है। त्योहारी सीजन ही नहीं, आम दिनों में भी ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है, जो यातायात पुलिस के लिए किसी चुनौती की तरह होता है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए गर्रा मार्ग पर पुलिस हाईवे चौकी बनाई गई थी, लेकिन अपर्याप्त बल का दंश झेल रही पुलिस चाहकर भी इसे शुरू नहीं कर पा रही है। पुलिस जानकारी के अनुसार यातायात थाने में ही पर्याप्त बल नहीं है। यहाँ 76 पुलिसकर्मियों का स्वीकृत बल है, लेकिन वर्तमान में यहाँ 36 पुलिसकर्मी ही तैनात है। हालांकि कुछ समय पहले ही पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक स्तर पर यातायात थाने में 6 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए, यानी स्वीकृत बल से आधे पुलिसकर्मियों के भरोसे ही चल रही शहर की यातायात व्यवस्था के कारण हाईवे चौकी का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर आम लोगों का कहना है कि हाईवे मार्ग पर आए दिन हो रहे हादसे और जाम की स्थिति से निपटने के लिए हाईवे चौकी को जल्द ही शुरू कर देना चाहिए। लोगों ने बताया कि हाईवे चौकी शुरू होने से वाहन चालकों पर दबाव बनेगा और वे नियम के विरुद्ध वाहन नहीं चलाएंगे। चौकी के सामने दुकान लगाने वालों ने बताया कि यातायात के अलावा बढ़ती चोरियां भी चिंता का विषय है। चौकी शुरू हो जाने से असामाजिक तत्वों पर पुलिस का खौफ भी रहेगा। जो ट्रैफिक जाम होता है वो नहीं होगा, सुविधाएँ मिलेगी लोगों को आने जाने के लिए। और ये जो साइड में दुकानें लग रही है तो उनके लिए भी थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छा, चोरियों की बात करें तो चोरियां भी होती है ना भैया। अभी बीच में ये ठेले वाले के ठेला ही काट दिए थे और वहाँ से चोरी कर दी। अच्छा, तो इससे निजात मिलेगी आप लोग को? क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से सुविधा चाहिए जो दुकानदार है। अच्छा, और चौकी कब से बनी पड़ी जानकारी? तो जब से बनी है तभी। लगभग कितने महीने हो गए होंगे? तो लगभग साल भर हो गया। साल ओपन नहीं हुई ना, अभी ओपनिंग नहीं। लॉकडाउन के समय बनी। लगभग कितने महीने हो गए? साल बने हो गए, 1.5 साल। तो जैसे ये चौकी चालू हो जाएगी तो किस प्रकार के फायदे होंगे आप लोग को? हाईवे चौकी बनी किस पर? हाँ, चोरी से निजात मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ ट्रैफिक जाम होता है क्या? ट्रैफिक जाम होता है, उससे फायदे मिलेंगे? मतलब जल्दी से जल्दी। आपको बता दें कि पुलिस की योजना के अनुसार हाईवे चौकी के लिए अलग बल तैनात किया जाना है। हालांकि चौकी के लिए कितने पुलिसकर्मी और अधिकारी नियुक्त होने हैं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक जानकारी के अनुसार यहां एक चेक पोस्ट प्रभारी के साथ 3 से 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। गोंदिया रोड नवेगांव के समीप औरम सिटी के पास यात्री बस ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति ज्ञानेंद्र पिता भैयालाल पारदी 52 वर्ष ग्राम खारा थाना किरणापुर निवासी है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ग्रामीण पुलिस ने यात्री बस को जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञानेंद्र पारदी मूल रूप से ग्राम खारा के रहने वाले हैं, जो बालाजी नगर कोसमी में अपने परिवार के साथ रहते हैं।
जिनके ग्राम खारा में खेती किसानी है और वे सेंटरिंग के ठेकेदारी भी करते हैं। जिनके परिवार में पत्नी और एक बेटा और एक बेटी है, दोनों बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र पारधी अपनी पत्नी के साथ बालाजी नगर कोसमी में रहते हैं। बताया गया कि 13 जनवरी को 11:30 बजे करीब ज्ञानेंद्र पारधी मोटरसाइकिल में किसी काम से बालाजी नगर कोसमी से ग्राम भमनी जा रहे थे। गोंदिया रोड ग्राम नवेगांव के समीप औरम सिटी के पास गोंदिया की ओर से तेज रफ्तार से आ रही यात्री बस ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार ज्ञानेंद्र पारधी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहां से उन्हें बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजनों ने उन्हें गोंदिया के एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया है। वाराणसी में दिन दहाड़े चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर एक बार दिन में दोपहर के समय वार्ड क्रमांक 4 विवेकानंद कॉलोनी में डोंगरे परिवार के घर अज्ञात चोरों ने चोरी कर हाथ साफ कर दिया। नगर में लगातार हो रही दिन दहाड़े चोरी की करीब 6वीं वारदातें हैं, जो एक ही माह के भीतर में हुई। ऐसे में पुलिस प्रशासन की गश्ती पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी लग रहा है। नगरवासियों का साफ तौर पर कहना आ रहा है कि जो भी अज्ञात चोर इन चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है कि कौन कहां जा रहा है। ऐसे में पुलिस को अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए और चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करना चाहिए, ताकि नगरवासी हिफाजत के साथ रह सके। ये 11 तारीख को दोपहर में 1 बजे के करीब चोरी हुई है। क्या क्या ले गए चोर? चोरी में 4 कंगन, 4 झाले, 3 अंगूठी और 2 टॉप्स, 2 जोड़ी पायल। हाँ, 2 जोड़ी पायल। दूरभाष पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी जांच चल रही है। जो भी गिरोह इस कार्य में शामिल होगा उसे हम तत्काल अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। हम हर पहलू से दिन दहाड़े हो रही चोरियों की जांच कर रहे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए गए दूसरे श्रद्धालुओं की भी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसका शुक्रवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतका का नाम मुल्ता थाना लामता चरेगांव के ग्राम रैयतवाड़ी निवासी हाल मुकाम सरेखा निवासी 32 वर्षीय ललिता पति नवल सिंह अड़मे बताया गया है। आपको बताया कि बालाघाट के सरेखा से श्रद्धालु बस बनाकर 7 जनवरी को महाकालेश्वर के दर्शन के लिए बालाघाट से उज्जैन गए हुए थे, जहां दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु बस में सवार होकर 10 जनवरी को वापस बालाघाट आ रहे थे, जहां इंदौर से बालाघाट की ओर आ रही एक निजी कंपनी की बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई थी। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे हुए इस भीषण सड़क हादसे में बालाघाट सरेखा निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं बस में सवार 30 से अधिक यात्री इस हादसे में घायल हो गए थे, जहां घायलों में बालाघाट सरेखा के 6 से अधिक यात्रियों का समावेश था। यह भीषण सड़क हादसा नर्मदापुरम नरसिंहपुर स्टेट हाईवे ग्राम शोभापुर के पास हुआ था, जहां इस सड़क हादसे में सरेखा निवासी 56 वर्षीय राम साहब पिता प्रेमलाल कावरे की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं उनकी पत्नी अन्य परिजन सहित ग्राम सरेखा के अन्य ग्रामीण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी सड़क हादसे में घायल ललिता को प्राथमिक उपचार के बाद नर्मदापुरम के अस्पताल में अन्य अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जिस पर उनके परिजनों ने 12 जनवरी की रात्रि उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे गोंदिया या फिर नागपुर के लिए रेफर कर दिया था, जहां रास्ते में ही ललिता अड़मे की मौत हो गई, जिसके उपरांत उनके परिजन वापस उनका शव जिला अस्पताल लेकर आए, जहां शुक्रवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।